Hello everyone, welcome back to your channel CS with Safik. I hope you are doing well in previous exams and also make sure you are doing well in information technology. So I am here with some most expected questions for IT 402 that all are related to database management system. Dear students, as you know that next coming 24th of May 2022, your information technology question exams will be going on. So as per your schedule, you already have been revised all the important and expected topics and questions on self. But here I am also present with some most expected questions that are continuously asked by the CBSE. सो जैसा कि आपको पता है 24 मई को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th के लिए. सो मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं जिससे कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए मदद मिल सके, हेल्प मिल सके. डायरेक्टली टर्म 1 में देखा गया है कि मैंने जो टेस्ट दिए थे उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो डिपेंड ये नहीं करता कि कितने क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाएंगे जो हम कराएंगे, डिपेंड ये करता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका रिवीजन कैसा है, आप किस तरह से चीज़ों को फिल्टर कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, किस तरह से टॉपिक आपको समझ में आए हैं, जो आपने स्कूल्स में ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस जो भी लेक्चर लिए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उनको पढ़ा है, समझा है, वट एवर जो भी आपने किया हो. सो ज़रूरी होता है कि हम अपनी उस नॉलेज को गेन करें, उसको रिवाइज करें, तभी हम एक अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं. सो मैंने कोशिश की है कि वो सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर किए हैं DVMS से, हर टॉपिक से, जिस तरह से बोर्ड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है. ओके, सो लेट्स बिगिन this nice and wonderful tutorials. Okay, so here first question is from database management system. और काफ़ी छोटा सा एक टॉपिक है डेटाबेस का, सॉरी डेटा टाइप्स का, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. सो वहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिया है. इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, वहाँ से पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द डेटा टाइप्स इन विच वी कैन स्टोर द डेसिमल वैल्यू. आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, चाहे वो MS Access हो, OpenOffice.org बेस हो, या और कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उसमें हम टेबल बनाते हैं. टेबल में कुछ कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स बटा होता है कुछ छोटे छोटे सेल्स में. तो जिस कॉलम में हमें जिस तरह का डेटा रखना होता है, पहले हमें उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है. दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर कॉलम में हम किस तरह का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं. सो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि उस किसी पर्टिकुलर कॉलम में अगर हमें डेसिमल वैल्यू स्टोर कराना हो, तब हम इसमें से किस तरह का डेटा यहाँ पर हम रखेंगे. डेसिमल टाइप का हमें वैल्यू रखना है, तो हम यहाँ से किस तरह का डेटा टाइप उसका हम सेट करेंगे. बूलियन करेंगे, टिनी इंटीजर करेंगे, डेसिमल रखेंगे, या रियल या डबल रखेंगे. इसमें से कौन कौन सा डेटा टाइप्स एज ए कॉलम फॉर्मेट में हम रख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहला हम एक डेसिमल रख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल एक डेटा टाइप्स होता है ऑलरेडी, जिसमें 0 से 9 तक के वैल्यूज अभी रख सकते हैं. दूसरा हम क्या रख सकते हैं, रियल नंबर्स, रियल डेटा टाइप्स होता है, तो रियल भी एक नंबर्स होते हैं जो 0 से 9 तक चलते हैं, तो वो हम यहाँ पर रख सकते हैं. और तीसरा हम डबल डेटा टाइप्स भी हम उस पर्टिकुलर फील्ड को दे सकते हैं. अगर हमने उस पर्टिकुलर कॉलम को, पर्टिकुलर फील्ड को अगर डेसिमल डिफाइन किया है, रियल डिफाइन किया है, डबल डिफाइन किया है, तब हम उसमें उस पर्टिकुलर कॉलम के किसी भी सेल में डेसिमल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं. बूलियन में नहीं करा सकते, टिनी इंटीजर में नहीं करा सकते. Okay, that's it. I'm going to the next question. What the difference between character and variable character data types? Character and variable character data types. तो
काफ़ी तरह के डेटा टाइप्स हमने वहाँ पर पढ़े थे। वहाँ पर हमने एक करेक्टर और वेरिएबल करेक्टर दोनों तरह के डेटा टाइप्स को अच्छे से पढ़ा है। सो करेक्टर डेटा टाइप्स क्या होता है? करेक्ट ओके, तो करेक्टर इज अ फिक्स लेंथ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल करेक्टर इज अ वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप्स। ओके, इन दोनों को फिक्स लेंथ क्या होता है, वेरिएबल लेंथ क्या होता है, इसको समझने के लिए हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर हम किसी फील्ड को डेटा टाइप्स उसका वेरिएबल करेक्टर फिक्स करते हैं तो क्या होगा, और करेक्टर फिक्स करते हैं तब क्या होगा। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए हमने किसी फील्ड को, वो नेम फील्ड है, और नेम फील्ड को हमने जो करेक्टर डेटा टाइप दिया वो करेक्टर दिया है। तो उसमें हमने एक नेम, उस फील्ड में 10 लेटर अगर हम उसमें स्टोर करा सकते हैं, क्योंकि हमने एक डिफ़ॉल्ट लेंथ उसमें 10 फिक्स कर दिया है। तो एक्चुअली उसमें होगा ये कि अगर हमारा जो लेटर है करेक्टर में, हमने अमन को स्टोर किया है, तो अमन में लेटर कितने, 1 2 3 4 4 लेटर इसमें हैं। तो बाकी जो बचे मेमोरी होगी उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल स्टोर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, क्योंकि उसकी लेंथ क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। लेकिन वेरिएबल करेक्टर, वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप्स में ऐसा नहीं है। वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप्स में जो 3 ये आपको सेल दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों सेल्स की जो भी मेमोरी होगी वो रिलीज हो जाएगी, इसमें रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो आपका लेंथ है वो फिक्स हो चुकी है, इसलिए उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। इससे मेमोरी करेक्टर डेटा टाइप्स में मेमोरी वेस्ट होती है अगर आप उतना साइज नहीं लेते हैं, और वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप्स में आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। सो हमें करना क्या चाहिए कि हमें हमेशा, अगर आपको टेक्स्ट स्टोर कराने हैं तो हमें उसमें वेरिएबल करेक्टर डेटा टाइप उसके लिए सेट करना चाहिए। उसमें मेमोरी जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेटा टाइप सुटेबल फॉर द फॉलोइंग फील्ड्स। इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या समझना है कि जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें किस तरह का डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हो, रोल नंबर है इसमें आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, नेम में किस तरह का डेटा चाह रहे हैं आप, क्लास में वटेवर। सो डेट में एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ में हम क्या स्टोर कराते हैं, डेट क्या कराते हैं, डेट। रोल नंबर में हम नंबर स्टोर कराते हैं, नेम में करेक्टर स्टोर कराते हैं, क्लास में इंटीजर डेसिमल कुछ भी करा सकते हो, ईमेल में करेक्टर स्टोर कराते हैं, और सिटी में भी करेक्टर स्टोर कराएंगे। तो एज पर योर इमेजिनेशन अब आपका सुटेबल डेटा टाइप्स क्या होना चाहिए। ए के लिए डेट, बी के लिए इंटीजर स्मॉल टिनी कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी के लिए वेरिएबल करेक्टर या करेक्टर दोनों करा सकते हो, डी में यानी कि डी का मतलब है क्लास, क्लास में आप करेक्टर स्टोर करा सकते हो, इंटीजर करा सकते हो, ईमेल में आप वेरिएबल करेक्टर या करेक्टर, और सिटी में वेरिएबल करेक्टर करेक्टर कोई भी डेटा टाइप आप उसमें दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच फील्ड प्रॉपर्टीज वॉन्ट अलाउ टू सेल टू बी ब्लैंक और एम्प्टी। इसका क्या मतलब है कि आप अगर किसी फील्ड को नहीं चाहते उसमें जितने भी कॉलम है, कोई जितने भी सेल्स हैं उसमें कोई भी सेल ब्लैंक हो, यानी ब्लैंक उसको नहीं छोड़ सकते, तो जितनी भी फील्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें से कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी को अलाउ करने से, यानी कि उसको यस करने से, उसको एक्टिव करने से आप ऐसा कर सकते हैं। काफ़ी सारी फील्ड प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं। सो एंटी रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी एक ऐसी है, अगर उसको आप यस कर दें, एक्टिव कर दें, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई भी कॉलम आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। डिफाइन सॉर्टिंग, sorting refers to rearrange data in ascending or descending order by a particular field। किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप रीअरेंज करना चाहते हैं या रीअरेंज करते हैं तो ये प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाती है। डिफाइन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन रिलेशनशिप। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मल्टीपल टेबल्स का हम यूज़ करते हैं। सो मल्टीपल टेबल्स का आप यूज़ कर रहे हैं तो उन मल्टीपल टेबल्स में कुछ रिलेशनशिप हमें क्रिएट करना होता है, यानी कि उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करना होता है।
जब भी हम उस कनेक्शन एक्स्टेब्लिश करते हैं, उनमें रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। एक्चुअली वही रूल्स क्या कहलाते हैं? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कहलाता है। डिफाइंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है? तो रिलेशनशिप refers to an association or connection between two or more tables within database. These are three types. मल्टीपल टेबल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं, जिसके हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं। ये तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन, वन टू वन रिलेशनशिप में जब मल्टीपल टेबल्स होती हैं, उसका एक कॉलम दूसरी टेबल के किसी एक कॉलम से डायरेक्टली मैच करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन दोनों टेबल्स में जिनको आप रिलेट करना चाह रहे हैं, जिसमें आप कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं, उन दोनों फील्ड में प्राइमरी की होना ज़रूरी है। वन टू मैनी, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप इन विच वन फील्ड इन अ टेबल मे बी लिंक्ड विद ऑल अदर फील्ड इन अदर टेबल एंड वाइस वर्सा। किसी एक टेबल का एक फील्ड दूसरी टेबल के मल्टीपल फील्ड से जब लिंक होता है, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी कहलाता है। इसमें भी यूनिक की का होना ज़रूरी है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इन विच मल्टीपल फील्ड्स इन अ टेबल आर एसोसिएटेड विद मल्टीपल फील्ड्स इन अनदर टेबल। इसमें एक टेबल का मल्टीपल फील्ड दूसरी टेबल के मल्टीपल फील्ड से एसोसिएट होता है। इस तरह के कनेक्शन को, इस तरह के रिलेशनशिप को मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें भी यूनिक की का होना ज़रूरी है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट यूनिक की यू कांट बी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन एनी टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फ्यू एडवांटेज ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एक्चुअली जो रूल्स होते हैं जिसकी मदद से हम मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, एक्चुअली में उनका क्या फ़ायदा है? तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, देखते हैं वन बाई वन। It saves the time as there is no need to enter the same data in separate table. हमें कभी भी सेपरेट टेबल में सेम डेटा टाइप करने की, एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी वजह से हमारा कुछ हद तक काफ़ी समय की बचत हमारी हो जाती है। इट रिड्यूस डेटा एंट्री एरर्स। डेटा एंट्री एरर्स क्या होते हैं? अगर आप डुप्लीकेट पहले से कोई डेटा एंटर कर रखा है तो उसी तरह का सेम डेटा आप नहीं एंटर कर सकते अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया गया है। और ये कॉन्सेप्ट हमारा डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। तो डेटा रिडंडेंसी तभी काम करेगा जब आपका मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप होगा, उसमें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का आपने यूज़ किया होगा। थर्ड एडवांटेज है समराइज डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स। एक टेबल का और दूसरे टेबल के दोनों से हम डेटा अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो एक समराइज फॉर्म में हमें मिल जाता है अगर आपने रिलेशनशिप क्रिएट किया है। डिलीट एंड मॉडिफाई द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी की टेबल, डिलीटेड और मॉडिफाई। इसमें कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मैचिंग रिकॉर्ड्स को यानी कि प्राइमरी की टेबल से डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल टेबल्स में एक साथ सभी टेबल्स में डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं और सभी टेबल में एक साथ डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर एडवांटेजेस है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का। फॉर एग्जांपल, आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका नाम गलत हो गया, नेम आपको ठीक कराना है, तो आपका नेम जितनी टेबल्स में होगा, जो मॉडिफाई किया जाएगा वो किसी एक टेबल में किया जाएगा। क्योंकि वो टेबल मल्टीपल टेबल से लिंक है, तो एक टेबल में अगर आपने मॉडिफाई किया है तो बाकी सभी टेबल में ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। इज दैट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्लॉजेज यूज्ड विद द सेलेक्ट कमांड। यहाँ से हम थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं जो एसक्यूएल कमांड से रिलेटेड हैं। तो आपने सेलेक्ट कमांड पढ़ा होगा। सेलेक्ट कमांड्स के यूज से हम किसी भी टेबल से डेटा को रिट्रीव करा सकते हैं। तो उसमें कुछ क्लोज होती हैं। सो वो कौन सी क्लोज हैं जो सेलेक्ट कमांड में यूज़ की जाती हैं? सो जितनी भी क्लोज हैं सेलेक्ट कमांड के अंदर यूज़ की जाती हैं वो टोटल 4 होती हैं। फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर्ड बाय एंड ग्रुप बाय। फ्रॉम कमांड का क्या काम हो, फ्रॉम क्लोज का क्या काम होता है? फ्रॉम क्लोज से ये बताया जाता है कि आपको जो डेटा चाहिए वो किस कॉलम से चाहिए, किस रो से चाहिए और किस टेबल से चाहिए। वेयर का मतलब है जो टेबल आपने दी, जिस टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं उस टेबल में वो डेटा कहाँ से चाहिए।
ऑर्डर्ड बाय मतलब जो भी डेटा आप उस टेबल से रिट्रीव कराना चाहते हैं वो किस ऑर्डर में चाहिए, वो असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वटेवर। ग्रुप बाय का मतलब ये होता है कि आप एक से ज़्यादा कॉलम को रिट्रीव कराना चाहते हैं या एक से ज़्यादा रो को रिट्रीव कराना चाहते हैं, तो ये सबका अलग अलग एक रोल है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इनको एक्सप्लेन नहीं करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा गया है कि सेलेक्ट कमांड के साथ कौन कौन से क्लॉजेज यूज़ किए जाते हैं। तो 4 क्लॉजेज यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट सम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज इन एसक्यूएल कमांड इन वेयर क्लोज। जो पीछे अभी हमने वेयर क्लोज पढ़ा था, इस वेयर क्लोज में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट। वेयर क्लोज इन एसक्यूएल रिक्वायर्स वेरियस ऑपरेटर्स। दीज ऑपरेटर्स आर, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हम वेयर क्लोज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, पैटर्न मैचिंग जैसे लाइक की ऑपरेटर होता है, नल वैल्यू हैंडलिंग के लिए विद इज और इज नॉट होता है, रेंज सर्चिंग के लिए ऑपरेटर बिटवीन और एंड होता है, यानी कि दो रेंज का मतलब ये होता है कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक के बीच के जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है वो रिट्रीव हो जाएं, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, बिटवीन रिलेट करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर की वो पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर डेटा उस पर्टिकुलर टेबल में है या नहीं है, नोट इन है या नहीं है, ये दोनों काम होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ऑपरेटर्स हम वेयर क्लोज के साथ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है। रिकॉर्ड टेबल में एक रिलेटेड ग्रुप होता है डेटा का, और जिसमें सेम स्ट्रक्चर और रो विद इन अ टेबल, इट इज आल्सो नोन एज टपल। यानी कि एक टेबल का पर्टिकुलर रो और जो वो वर्टिकली होता है अरेंजमेंट सेल का वो कॉलम कहलाता है, जो हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट होता है रो का कॉलम का सेल्स का, तो वो आपका रो कहलाता है। तो रो एक्चुअली क्या होता है, जितना भी डेटा होता है वो एक हॉरिजॉन्टली ग्रुप्ड होता है, एक स्ट्रक्चर में बाइंड हो जाता है, ओके, जिसको हम टपल भी कहते हैं। ठीक है, आप एक टेबल जनरेट करेंगे तो आप इतना तो समझते हैं कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है और वर्टिकली क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसपे मैंने 3 कॉलम लिए हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। एक रिकॉर्ड लिया है 1001 जिसका नेम अनमोल है, क्लास 10th है। अब इसमें इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टेबल में क्या क्या है। तो ये एरो तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो एरो तीनों जो एरो हैं ये किसके लिए हैं, क्लास के लिए, नेम के लिए, रोल नंबर है। ये एक्चुअली क्या है, फील्ड है। इनको क्या कहेंगे, फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल में कितने फील्ड हैं, तो इसमें फील्ड है 3। अगर आपसे पूछा जाए इस टेबल में जो फील्ड 3 हैं उनके नाम क्या हैं, आप बताएंगे रोल नंबर, नेम एंड क्लास, ये इस फील्ड के नाम हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अब ये एरो जा रहा है, ये एरो डिनोट कर रहा है इस रिकॉर्ड को, यानी 1001 की पूरी रो को। ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकली है, इसको हम कहेंगे रिकॉर्ड। अब आप समझ गए होंगे कि रिकॉर्ड क्या होता है। रिकॉर्ड एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है जिसमें जो रिलेटेड डेटा है, पर्टिकुलर फील्ड का रिलेटेड डेटा है, वो क्या होता है, ग्रुप्ड होता है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल है, इसको आप कंसीडर कीजिए, पढ़िए अच्छे से और हर चीज़ को समझिए। इसके नीचे इस तरह के 4 मार्क्स का हमें क्वेश्चन मिलेगा एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड। अब यहाँ पर पूछा गया है राइट क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। इस टेबल से पूरी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं, यानी कह सकते हैं कि पूरी टेबल को हमें रिट्रीव कराना है, तो उसके लिए हमें क्वेरी लिखना है। आपने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी क्वेरी की, तो सिंपल सी क्वेरी है। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी रिट्रीव करने की, डिस्प्ले करना, एक्सेस करना, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सेलेक्ट कमांड का यूज़ होता है कि डेटा को रिट्रीव करना, डिस्प्ले कराना, एक्सेस करना। अगर हमें ऑल रिकॉर्ड करने हैं तो एक्सेस करने हैं, तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। फिर हम कौन सी टेबल से चाहिए, हमें स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो सिंपल सी क्वेरी है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, सारे रिकॉर्ड यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले रोल नंबर विद फर्स्ट नेम। क्वेरी लिखनी है आपको जिसमें रोल नंबर चाहिए। आपको हमें क्या चाहिए, रोल नंबर चाहिए, लेकिन रोल नंबर के साथ साथ फर्स्ट नेम भी चाहिए। रोल नंबर आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला कॉलम चाहिए और ये वाला कॉलम चाहिए, ये दोनों कॉलम हमें रिट्रीव कराने और सभी रिट्रीव कराने हैं। तो इसके लिए कमांड तो सेलेक्ट का यूज़ करेंगे,
लेकिन हमें केवल 2 कॉलम चाहिए, अभी सभी कॉलम नहीं चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर एस्ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, एस्ट्रिक का हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो सेलेक्ट कमांड तो हम यूज़ करेंगे ही। कौन कौन से कॉलम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट, तो सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम रह गया है बाय टाइपिंग मिस्टेक, तो रोल नंबर कोमा और फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, इस तरह से हम कर लेंगे। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले मार्क्स ऑफ स्वाति, तो स्वाति कहाँ है, स्वाति ये रही, अरे आ जाओ भाई, कहाँ गया, ओके। तो यहाँ पर जो स्वाति हैं इनके मार्क्स हमें क्या करने हैं, डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट मार्क्स ऑब्टेन, सेलेक्ट मार्क्स ऑब्टेन, क्योंकि इनके जो मार्क्स स्टोर हैं वो इस कॉलम में स्टोर है। सेलेक्ट मार्क्स ऑब्टेन फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नेम, वेयर, कंडीशन आ गई, फर्स्ट नेम क्या है, स्वाति, तो इस तरह से स्वाति के मार्क्स आप कर सकते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ मोहन, मोहन का रिकॉर्ड हमें चाहिए, ये वाला हमारा मोहन है, इसका कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्योंकि हमें सारे कॉलम चाहिए मोहन के, इसलिए एस्ट्रिक लगाएंगे। फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर फर्स्ट नेम असाइन मोहन, फर्स्ट नेम असाइन मोहन, तो मोहन का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वही सेम टेबल है लेकिन क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। यहाँ पे पूछा गया राइट क्वेरी टू चेंज द मार्क्स ऑब्टेन 70 to 85, हमें जो जहाँ पर जिसके मार्क्स 70 हैं वहाँ पर हमें 80 करना है, तो यहाँ पर एक जगह 70 है, इसको 80 करना है, तो इसके लिए क्वेरी लिखना है। तो क्या लिखेंगे, अपडेट कमांड, क्योंकि अपडेट कमांड से हम किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट स्टूडेंट, किसको अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल को अपडेट कर रहे हैं। क्या सेट करना है हमें, मार्क्स ऑब्टेन सेट करने हैं, क्योंकि हमारा जो मार्क्स हम अपडेट कर रहे हैं वो मार्क्स ऑब्टेन कॉलम में है। कितना सेट करना है, 85, कितना सेट करना है, 85 वेयर, लेकिन 85 कहाँ करना है, किसको 85 में चेंज करना है, वेयर मार्क्स ऑब्टेन 70, जहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन 70 हैं उसकी जगह कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, राइट क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑर्डर्ड बाय फर्स्ट नेम, इसमें ऑर्डर्ड बाय क्लोज का यूज़ किया गया है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, लेकिन ऑर्डर्ड हो फर्स्ट नेम, जो आपका फर्स्ट नेम दिया है ये ऑर्डर्ड हो जाए, इसमें ये नहीं कहा गया डिसेंडिंग या असेंडिंग, तो कोई भी ऑर्डर आप इसमें कर सकते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दोनों कॉलम हमें चाहिए। फ्रॉम स्टोन, कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट टेबल से चाहिए, जो भी स्टूडेंट के फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा उसमें से ऑर्डर्ड क्या हो जाए, फर्स्ट नेम ऑर्डर हो जाए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले फर्स्ट नेम एंड क्लास ऑफ दोज स्टूडेंट हुज मार्क्स लेस देन 90, जिसके मार्क्स 90 से कम है उसका फर्स्ट नेम और क्लास चाहिए, तो इसमें वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड क्लास फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ऑब्टेन लेस देन 19, तो जिसके मार्क्स 19 से कम है उसका नाम और क्लास रिट्रीव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट क्वेरी टू लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट whose स्कॉलरशिप बिटवीन 50,000 to 70,000, अब हमें केवल उन बच्चों का नाम चाहिए, उस स्टूडेंट्स का नाम चाहिए जिनका जो स्कॉलरशिप है 50,000 से 70,000 के बीच है, तो यहाँ पर बिटवीन क्लोज का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्कॉलरशिप ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000 एंड स्कॉलरशिप लेस दैन इक्वल टू 70,000, इससे जो 50 और 70,000 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप है उसके नाम यहाँ पर नेम आपके रिट्रीव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कॉलम एंड डेटा टाइप्स ऑफ अ टेबल स्टूडेंट, मेंशन एटलीस्ट 4 कॉलम विद द डेटा टाइप। हमें क्या करना है कि स्टूडेंट टेबल बनाना है, और जब हम स्टूडेंट टेबल बनाएंगे उसमें जो भी डेटा टाइप्स पॉसिबल होता है कम से कम 4 कॉलम्स आप डिसाइड करेंगे, और वो 4 कॉलम्स को डेटा टाइप्स के साथ लिखना होता है। तो कॉलम और इधर डेटा टाइप्स, अगर हमने कॉलम नेम लिया है तो उसको डेटा टाइप हम कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर दे सकते हैं। एडमिशन नंबर दिया है तो उसको इंटीजर दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ लिया है तो उसको डेट दे सकते हैं। फी लिया तो उसको फ्लोट या डबल दे सकते हैं। क्लियर, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंटी रिक्वायर्ड फील्ड एंड डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल फील्ड इन अ डेटाबेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंटी रिक्वायर्ड फील्ड और डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है? तो एंटी रिक्वायर्ड फील्ड से क्या होता है, इफ इट इज सेट यस मीन्स दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड को एंटी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी को यस कर देते हैं तो उस फील्ड के किसी भी कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं।
बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू के केस में ऐसा नहीं है. इफ सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर फील्ड दैट मीन्स इफ यू लेफ्ट ब्लैंक दिस फील्ड देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी सेट ऑटोमेटिकली. अगर आपने किसी कॉलम को डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कुछ सेट कर दिया, जीरो रख सकते हैं, कोई नाम लिख दिया, कोई कोड लिख दिया, कुछ भी है. अगर उसको उस पर्टिकुलर फील्ड के किसी भी सेल को अगर लेफ्ट छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो जो भी आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में जो भी वैल्यू सेट की होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. ब्लैंक इसमें भी नहीं रहेगा. एंटी रिक्वायर फील्ड के यस करने पे भी कॉलम ब्लैंक नहीं रहेगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के केस में भी ब्लैंक नहीं रहेगा. लेकिन एंटी रिक्वायर फील्ड को अगर आपने यस कर दिया तो बिना उसको फिल किए आगे नहीं जा सकते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यू केस में आप बिना फिल किए आगे जा सकते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू को फिल कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की दो प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है, ऑटो वैल्यू और लेंथ. ऑटो वैल्यू डेफिनेटली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है. लेंथ, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स की लेंथ कितनी होती है? डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है 10. तो ध्यान रखना इस चीज़ को भी. व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स? इंटीजर डेटा टाइप्स की जो डिफ़ॉल्ट लेंथ होती है वो 10 होती है. आइडेंटिफाई द DML कमांड्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. क्रिएट, अल्टर, इंसर्ट, डिलीट. ये 4 कमांड्स हैं. इनको आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो इसमें जो इंसर्ट डिलीट दो आपकी DML कमांड है, बाकी DLL कमांड है. ठीक है, डिलीट और इंसर्ट आपकी DML कमांड है, बाकी बची DLL कमांड है. फुल फॉर्म आपको ऑब्वियसली आता होगा. राइट द शॉर्टकट टू एग्जीक्यूट क्वेरी इन क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू ऑफ वेज. शॉर्टकट, अगर आपने कोई क्वेरी लिखी है उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होना चाहिए? उसका शॉर्टकट की होता है F5. F5 के थ्रू हम डायरेक्टली किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, राइट 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप. अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के कम से कम 4 डेटा टाइप्स आपको लिखने हैं. लॉन्ग वेरिएबल करेक्टर, वेरिएबल करेक्टर, इग्नोर केस. अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप जो है वो 4 ये होते हैं. इससे अलग भी और होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 4 लिखने हैं. तो ये आपके सभी अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं. सो दीज आर not only 20 questions. So और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे. लेकिन अगर आप इसको 2-3